दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न का जो नोट्स है और बार बार सीटेट में जो रिपीट होता है क्वेश्चंस उन्हीं का कलेक्शन डिजिटल कंटेंट के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। ईवीएस का धमाकेदार वीडियो बने रहे हमारे साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ये आपके लिए ही बनाया गया चैनल है। आप अपने चैनल को खुद से सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नैप्थोसिंस नामक का पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। याद रखेंगे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। जी हाँ, इसे घटपर्णी का पौधा भी कहते हैं। यह पौधा लंबे घड़े जैसा होता है। जी हाँ, देखिए ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, घड़े जैसा है, इसीलिए इसे घटपर्णी भी कहते हैं। जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें खुशबू, इससे जो है ना खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े अंदर जाके फंस जाते हैं। जी हाँ, ये सीटेट में बार बार आ चुका है। खुशबू की वजह से ये फंसते हैं। सीटेट एग्जामिनर्स क्या करते हैं, खुशबू की जगह कुछ और इसे कहते हैं कि या खींच के, या ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक सुगंध होता है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं और जाके वहाँ फंस जाते हैं। नैप्थोसिंस पौधे को घटपर्णी का पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीटभक्षी पौधे भी हैं जिसमें ड्रोसेरा या सनड्यूज, डायनिया, सोरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया आदि भी है। लेकिन बार बार नैप्थोसिंस से क्वेश्चन सीटेड में पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते। क्रोटन के पौधे। जी हाँ, क्रोटन के पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा बता देता है, यानी कि सिग्नल दे देता है। क्रोटन के पौधा जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब भी मिट्टी सूखने लगती है, इस पौधे के पत्तियां भी सूखने लगता है और झड़ने लगता है, जिससे कि मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूखा है, या यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। इन द सेंस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यह पौधा ज़्यादा जड़ मिट्टी तक नहीं जाता है। यह अगर सूखी मिट्टी पे ये पत्ते झड़ने लगते तो किसान समझ जाते हैं कि अभी सिंचाई यानी कि पानी की बंदोबस्त करना है खेतों में। जी हाँ, रेगिस्तानी ओक, ये भी बार बार सीटेड में रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाए जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 10 से 12 फीट है। और याद रखेंगे, रेगिस्तानी ओक में सीटेड में ये भी पूछा जाता है कि इसकी जो ऊंचाई है हमारे कक्षा का एक कमरे के बराबर है। ये इसी के बारे में है। 10 से 12 फुट का एक कमरा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा माइंड को टेस्ट करता है सीटेड। याद रखेंगे, 10 से 12 फीट इन द सेंस कक्षा का जो क्लासरूम है उनके बराबर है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। जी हाँ, इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यह पेड़ के तने में पानी जमा होता है। जी हाँ, 250 से 300 फीट नीचे जाती है और जब तक पानी को टच ना कर ले, और इसके तने में पानी जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाए तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर इस पानी को निकाल लेते हैं। ये रेगिस्तानी ओक की खासियत है। आगे नेक्स्ट आगे जाएंगे दोस्तों, बरगद। जी हाँ, बरगद के पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती है, ये अंदर टहनियाँ सा निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर तक जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बरगद में जो लटकती हुई जो ये है, ये इसकी जड़ें हैं। जी हाँ, ये भी सीटेड में काफ़ी बार पूछा गया है और ज़मीन के अंदर चली जाती है। जी हाँ, ये जो बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है और ये जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा भी देती है बरगद का। जी हाँ, नेक्स्ट आगे देखेंगे सब्जी के बारे में। जी हाँ, सब्जी, अधिकतर सब्जियां पौधे के फूल से होती है। अधिकतर सब्जियां पौधे के फूल से होती है और कुछ सब्जियां पौधे का फल से भी होता है। अच्छा, लोहे के लिए गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जी, ये तो बार बार पूछा गया सीटेड में है। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसमें आंवला, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जी खाया जाता है। ये बार बार कम से कम 5 से 10 बार ये क्वेश्चन सीटेड में आ चुका है। अब देखते हैं विदेश से आने वाली सब्जियां। हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये आया था साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर यूरोप से आई थी। कॉफ़ी, बीन्स, भिंडी अफ्रीका से आई। सोयाबीन चीन से आई है।
जी हाँ। आगे नेक्स्ट, पौधे के किस भाग को हम खाते हैं? जी हाँ, जो जड़ है, जड़ कौन सा है? मूली, गाजर, चुकंदर, टैपियोका, शकरकंद, ये जड़ है। और तना कौन सा है? तना है आलू, प्याज, अदरक, ये तना है। पत्ती है धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। बीज कौन सा है? चना, बजरा, सरसों, गेहूँ, धान। फूल जो हम खाते हैं, सहजन का फूल, केला का फूल, कचनार का फूल। फली क्या है? मटर, मटर एक फली है, मटर एक फली है। अब घास के बारे में देखते हैं। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कई ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। जी हाँ, ये इनकी जड़ें जितनी ऊपर होती है उतना नीचे होती है। ये देखिए सीटेड में काफ़ी आया हुआ रिपीटेड चीज़ें हैं। जल्दी ख़राब होने वाली कुछ दिनों तक कैसे हम उसे सेव रखें? जल्दी ख़राब होने वाले कौन है? पालक, केला, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन। अब कुछ दिनों तक हम रख सकते हैं लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास को हम कुछ दिनों तक रख सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन। जी हाँ, ये इस बार से सीटेड में इन सब क्वेश्चनों को ऐड किया गया। जलोभिद्ध, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों में पाए जाते हैं। जी हाँ, ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें, प्रकंद, रूट्स जिसको कहते हैं आदि जल में डूबे रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश मतलब लो लाइट, डिम लाइट्स के कारण पौधे के पतले और कोमल होते हैं ये। जी हाँ, नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, समोद्भिद, ये पौधे समान स्थानों पे उगते हैं जहाँ मिट्टी ना तो अधिक शुष्क होती है और ना ही नमी, मतलब एक नॉर्मल सा जगह में ये होते हैं। इन पौधे को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधे में यह पौधा सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ आ जाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल जगह में उगने वाले हैं। अच्छा, मरुद्भिद क्या है? इन पौधे को मरुस्थली पौधे भी कहते हैं। मरुस्थल, मरु ऐसे से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कहते हैं जहाँ मृदा में पानी में कमी हो जाए और तापमान अधिक हो, जैसे मरुस्थल आदि के क्षेत्रों में ये पौधे पाए जाते हैं। लवणोभिद, लवणोभिद तो इससे पता ही चलता है, जिसमें लवणोभिद जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है वो लवणीय यानी कि खारी मिट्टी कहलाती है तथा ऐसी मृदा में उगने वाले पौधे को लवणोभिद पौधे कहते हैं। इस स्थानों पे जल की उपस्थिति होने पर भी पौधा मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते। आगे कुछ पॉइंट सिंचाई को लेके हैं दोस्तों, और ये काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट है। पौधे को उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधे को जल की आवश्यकता क्यों? हरे पौधे को उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग पानी का होता है। पौधे की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन बना लेते हैं। पौधे की सभी दैहिक क्रिया जल की सहायक से ही होती है। जड़ें जो पोषक तत्व मृदा से लेती है उसे पत्तियों तक भोजन जल की उपस्थिति में ही होती है। जी हाँ, आगे देखेंगे सिंचाई की विधियाँ क्या क्या है, और मैं आपको एक वीडियो में जो थ्रेशरिंग है ना उसका वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, जो काफ़ी बार सीटेड में कंप्लीट पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी को लेके आऊँगा। जल प्लावन या प्रवाह विधि, यह क्या है? यह विधि खेत में पलवे करने या धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। क्यारी क्या है? बरहा विधि से कहते हैं। इस विधि में खेतों को छोटी छोटी क्यारियाँ तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार के बनाए जाते हैं जो पानी को अधिक चक्कर न काटना पड़े और उसे दोनों ओर की क्यारियाँ से सिंचाई हो सके। जैसे क्यारियाँ बीच बीच में मेड़ बना देना इसे कहते हैं। कूड़ विधि, यह सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है। फसलों की दो पंक्तियों के बीच पतली नाली बना दिया जाता है जिन्हें कूड़ कहते हैं। गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि मेड़ों पर बनाई जाने वाली फसलें के विधाई की सिंचाई इसी विधि से होती है। अब थाला विधि क्या है? थाला विधि, इसमें छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। इन थालों में दिया जाता है। आमतौर पर यह विधि वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है।
जायद की फसलें जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, तोरई आदि की सिंचाई के लिए भी यह विधि उपयोगी है। जी हाँ। छिड़काव विधि क्या है? इस विधि में फुलबाड़ियाँ पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है तथा भूमि समतल नहीं है, वहाँ पे इस विधि का प्रयोग काफ़ी लाभदायक होता है। ड्रिप टपक सिंचाई विधि। ड्रिप क्या है? ड्रिप ये है, इस विधि में सिंचाई के जल को पौधे के जाड़े क्षेत्रों में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि को वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर करता है, क्योंकि वाष्पीकरण से होता है। इसी विधि में पीवीसी की पाइप लाइन खेतों में बिछाई जाती है। जी हाँ। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। जड़ें पौधे को सहारा देती है और जलीय खनिज को अवशोषित करती है। जिस मैदान में ये आया हुआ क्वेश्चन है, जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं, उसमें 1 टिन जमीन, मतलब 1 टिन बीज जितने ज़मीन में आप बोएंगे उसे 1 टिन जमीन बोला जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, अपने आप आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही खा लेंगे ना, इसलिए इसे निकाल देते हैं किसान भी तो काफ़ी आजकल साइंटिस्ट है। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जैसे गुलाब, गन्ना और केला, उनको बीज की ज़रूरत ही नहीं है, डंठल से लग जाते हैं। छोटे पौधे की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती है। अब बड़े पौधे जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से ज़्यादा गहराई तक अंदर होते हैं। मुरझाए हुए पौधे को पानी देने से उसकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है, क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पंक्तियों में पौधे का अन्य भागों तक जाता है, इसीलिए वो फिर से हरा भरा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है। जी हाँ, फैक्ट्री है, मतलब इन द सेंस पत्ती जो है वो एक फैक्ट्रिया है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यह वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। जी हाँ। अब देखते हैं पत्तियों में हरा वर्णक, जी हाँ, होता है, जिससे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती ग्रीन होता है। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। आगे दोस्तों, झूम की खेती, ये बार बार सीटेड इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। झूम का खेती, झूम बराबर झूम शराबी। झूम का खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह में जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर उसे जला देते हैं और उसे राख जमीन में खाद का काम करती है। मतलब एक तो एक जगह खेती करेंगे, उसके कुछ दिन के बाद वहाँ खेती करेंगे और जो खरपतवार हुए वहाँ पे वो आग लगा दिया जाता है और वो राख जो है वो खाद की काम करती है। इसे हम झूम की खेती कहते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों का नुकसान ना पहुँचे, इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। ये सीटेड में रिपीटेड क्वेश्चन, जोता नहीं जाता है बल्कि हल्के हल्के हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं, मतलब खाल के खोद के इसमें बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेती में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जी, मिर्च, चावल, मतलब मल्टी एग्रीकल्चर, मतलब एक अलग अलग तरह की खेती करते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वो ज़मीन और मिट्टी में मिल जाए। जिसको उखाड़ के ज़मीन में गिरा देते हैं ताकि वो उसमें सड़ के खाद बन जाए, इसमें भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम की खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है। ये दक्षिणी, ये बहुत इसको नोट डाउन करें। स्थानांतरित खेती, इसे झूम की, जब पहाड़ों में होते सीढ़ीनुमा खेत, इसी झूम की खेती दोनों एक ही उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं। जी हाँ, इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं झूम की खेती को।
कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है, याद रखेंगे। कुडुक क्या है? झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। ये भी एक सीटेड में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो भी लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वो उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। अगर वो 25 साल तक रह गए हैं तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। जी हाँ, जो संरक्षण जंगल का होता है उनका ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से पहले जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये इनसे तो जंगल खत्म ही हो रहा ना। अब देखते कृषि के कुछ पॉइंट्स हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है फसलों, फलों, सब्जी, फूलों को उगाने का, और पशुधन पालक इसमें शामिल है। कृषि में ही आपका पशुधन जो पशुपालन है इसी में शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल है। भारत के 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पे वो डिपेंड है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज़ करने से जमीन बंजर बन जाते हैं। जी हाँ, जड़ों, पत्ते, शाखाओं से, सड़ने से और केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनता है। झूम की खेती में वही कर रहे थे ऊपर में, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। बीज क्या है? बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे और नीम की पत्तियां, ताकि उन्हें कीड़े मकोड़े ना खाए, इससे बचे, इसे ऊपर से नीम के पत्ते रख देते थे। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़े में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। जी हाँ, वो कभी कभी बीज निकल जाते हैं, कभी किसी कपड़े में लग के कहीं और चले जाते हैं, कहीं पानी के जरिए अपने आप कहीं और। सोयाबीन की फलियाँ पक कर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। जी हाँ, सोयाबीन के फलियाँ। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि ये बीज है। काली मिर्च क्या? बीज है। सौंफ क्या? बीज है। गेहूँ भी बीज है। नाशपाती, ये तो सीटेड में आया हुआ है। नाशपाती, भिंडी, ये सीटेड में बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस, ये एक बार आ भी चुका है। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होते हैं। जी हाँ, नाशपाती, भिंडी, करेला सेलेक्ट करने दिया गया था, इनको किस में बीज होती है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। कपड़े में बंधा हुआ बीज अगर बांध दे तो पानी से भिगोया गया बीज की तुलना में अंकुरित हो जाती है, क्योंकि कपड़े के बीजों में सांस लेने की क्षमता होती है। कपड़े में जो हम लोग अंकुरित करते हैं चना या मूंग, ये इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन, जी हाँ, कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होती है। यदि बीजों को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं होता है, इसका कारण क्या है? पहला कारण, एक तो बीज क्षतिग्रस्त होंगे, या नहीं तो बीज से टूट गए होंगे। तीसरा, या बीजों में कीड़े लग गए होंगे, इसलिए वो अंकुरित नहीं हुआ होगा। जी हाँ। अब बिन पार्टी के बाजे, जी हाँ, ये भी एक एनसीईआरटी का ही वहाँ से लिया गया। बिन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावे बाकी तीनों बाजा, जो ढोल के अलावे जो बीन, तुम्बा, खंजरी देख रहे हैं, यह सूखी लौकी से बनाई जाती है। जी हाँ। अब आगे देखते हैं दोस्तों, मनुष्य का पोषण। जी हाँ, इससे कंप्लीट करेंगे। मनुष्य में भोजन करने से लेकर पाचन तक की प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरी होती है। एक होता अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, ये चौथा है। अब देखते हैं आगे अंतर्ग्रहण क्या है? भोजन प्राप्त तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही अंतर्ग्रहण कहते हैं। ये प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, जैसे मुंह में लेकर आप चिबा रहे होते हैं। अब पाचन क्या है? भोजन में पोषक तत्व जटिल रूप में उपस्थित होते हैं। पोषक तत्वों के जटिल रूप को साधारण पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं, और यह प्रक्रिया पाचन तंत्रों में उपस्थित विभिन्न अंगों के द्वारा होता है। इसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब अवशोषण,
पोषक तत्वों का पहचान करने के बाद रक्त में मिलाने की प्रक्रिया को ही अवशोषण कहा जाता है। अब तो पोषक तत्व वो फिल्टर कर बॉडी ने कर चुका, अब जो ब्लड में से मिक्स करेंगे। अवशोषण की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से क्षुद्रांश तथा आंशिक रूप से बृहदांश में पूरी तरह होता है। स्वांगीकरण क्या है? अवशोषण के बाद उस पोषक तत्व को शरीर की वृद्धि तथा विकास के उपयोग होने वाले प्रक्रिया को ही स्वांगीकरण कहते हैं। वो अवशोषित पदार्थ को स्थानांतर रुधिर वाहिका जिसे ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचाना, उनके उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही स्वांगीकरण कहते हैं। उत्सर्जन भोजन के पाचन के बाद बिना पचे हुए भोजन को शरीर के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, जो हम लोग फ्रेश होने जाते हैं। इन द सेंस कहने का मतलब वही है। अब मानव का जो पाचन है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं। अब पाचन का प्रक्रिया क्या है, इसे कंप्लीट करेंगे। भोजन का एक सतत नली इसे गुजरता है, जो मुख्य गहिका से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। एक तो मुख्य गहिका है जो देख रहे हैं, ग्रास नली यहाँ पे देख रहे हैं, आमाशय, क्षुद्राय छोटी आंत, विद्राय बड़ी आंत, मल द्वार या गुदा। जी हाँ, ये सभी भाग मिलकर आहार नली पाचन नली का निर्माण करते हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति, दोस्तों मैं इसे इसलिए करवा रहा हूँ कि इस बार से जो सीटेट पिछले बार हुआ था, इनमें से कुछ क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया गया था। ये बार बार ऐड ऑन होके आ रहे थे आपके बीच, इसलिए मैं इसे कंप्लीट करवा रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, इसके पीछे रीजंस यही है, इसलिए मैं इसे करवा रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए, आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्राय तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ की लाल ग्रंथि यकृत, इसे लीवर कहते हैं। अग्नाशय पाचन रस स्रावित करती है। पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियों से मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जी हाँ, अब आगे देखेंगे मुख एवं मुख गुहिकाएँ। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिकाएँ में फंसा होता है, मतलब सॉकेट में एक लगा होता है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होता है, जिसमें लाला रस लार स्रावित करती है। लाला रस चावल में मंड और शक्कर में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुंह गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। जीभ के बारे में हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का काम करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वादों का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ भी होती है। हमारे दांतों का प्रथम सेट शिशुआ काल में निकल जाता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांतें गिर जाता है, जिसे हम दूध का दांत भी कहते हैं। इन दांतों के स्थानों पे दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। अब देखते हैं, कार्य के अनुसार दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्रवाचक तथा चर्वनक। जी हाँ, कृंतक इंसाइसर कृंतक भोजन को काटने का काम करती है। रत्नक कैलिनिन दांत, रत्नक को भेदक भी कहा जाता है। रत्नक भोजन को फाड़ने तथा चीरने का काम करता है। अग्रचर्वनक, बाप रे ऐसा डिफिकल्ट हिंदी है, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चवर्नक भोजन को चबाने तथा पीसने का काम करती है। भोजन नली, इनका क्या काम है आगे देख लेते हैं। और ग्रसिका गले का वक्ष से होता है, जुड़ी होती है। ग्रसिका की भित्ति से संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नली संकुचित होते रहती है और यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। कभी कभी हमारे आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, इसके उपरांत ही हमें उल्टी हो जाता है। इसीलिए आपको देखते हैं कभी हम लोग भोजन ले रहे हैं, उल्टी होने का रीजंस यही है दोस्तों।